आशना मिस्टर अलबेला का खत तो कुरियर ऑफिस से पा चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी मुलाकात गर्वित से भी हो गई थी। गर्वित ने शिष्टाचार दिखाते हुए आशना की मनगढ़ंत कहानी पर यकीन भी कर लिया था। लेकिन क्यों? क्या गर्वित आशना के प्रति झुकता जा रहा था? क्या ये सहानुभूति थी या कुछ और? जब गर्वित ने आशना से रात के डिनर का पूछा तो यकीन मानिए, आशना के दिल में प्यार के झरने बहने लगे थे और इन्हीं झरनों से मदमस्त होकर वो गर्वित को मना भी नहीं कर पाई थी। चूंकि पगड़ी रेस्टोरेंट पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पर था तो वो जगह काफी भीड़ भाड़ वाली थी, इसलिए वहां पर बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक थी। लेकिन शाही खाना और शाही मेहमान नवाजी के लिए पगड़ी रेस्टोरेंट जाना जाता था। पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट की गलियां काफी संकरी थी और चूंकि वहां गाड़ी का जाना मना था, इसलिए आशना ने कार को पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट के पास ही पार्क कर दिया था। उस समय गर्वित का ध्यान अपने फोन में था, इसलिए आशना ने कार कहां पार्क की है उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जब आशना ने कहा हम पहुंच गए, तब एकाएक गर्वित ने अपनी नजरों को हर दिशाओं में विभाजित करते हुए जगह का अंदाजा लगाया और अपने हल्के रूठे अंदाज में आशना को थोड़ा आगे किसी अच्छे पार्किंग लॉट में गाड़ी लगाने को कहा। लेकिन तब तक आशना अपने मन में विचारों की लड़ियां पिरो चुकी थी। गर्वित तो ये बोलकर दोबारा अपने फोन में लग गया, लेकिन आशना का वो साहसी विचार उसे सोचने पर मजबूर किए जा रहा था। आशना मन ही मन सोच रही थी कि क्या गर्वित सचमुच सिर्फ उसके साथ डिनर करना चाहता है या उसे पगड़ी रेस्टोरेंट में कुछ और काम है और उसे कंपनी देने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए शायद उसने आशना से डिनर का पूछा हो। इस सोच के बवंडर में आशना पूरी तरह कैद हो गई थी और उसे पता भी नहीं चला कि अब गर्वित ने उसके सामने सवालों की और पेशकश कर दी थी। लेकिन जब गर्वित के मुंह से आशना ने यह सुना चलते हैं ना डिनर के लिए, तब शायद आशना को यकीन हो गया कि भाई गर्वित को उसके साथ सिर्फ डिनर ही करना है। यकीन होने के बाद गर्वित के बताए जगह पर गाड़ी को पार्क किया और कार से उतरकर गर्वित के पीछे पीछे चलने लगी। अब इसे चढ़ता प्यार कहें या गर्वित की कोई शरारत, गर्वित ने आशना को एकाएक अपनी बाहों में भींच लिया था। आशना जो गर्वित के पीछे थी, अब वो गर्वित की छाती से चिपकी हुई थी। लेकिन भाई लोग, अभी फिल्म चालू ही हुई थी कि तभी अचानक एक कार भागते हुए पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पर सरपट दौड़ने लगी थी। भीड़ अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी और कई लोग उस कार की चपेट में आ गए थे। सड़क पर खून के थक्के जमने लगे थे। देखते ही देखते पुलिस वाले भी उस कार का पीछा करते हुए देखे गए और इससे पहले कि कार डिवाइडर से टकराती, उसमें से 3 लोग बाहर कूद पड़े और भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। भीड़ बेकाबू होती दिखाई दे रही थी और उन 3 बदमाशों ने लोगों को बंधक बना लिया था और जोर जोर से चिल्लाने लगे, आगे नहीं आना, आगे नहीं बढ़ना, वरना काट के रख देंगे इनको। थोड़ी देर में पुलिस की संख्या और ज्यादा बढ़ गई और अपनी विफलता को देखते हुए उन तीनों में से एक उपद्रवी ने अपना जैकेट खोलते हुए उसके शरीर से लगा बम का सबके सामने खुलासा किया। वो एक मानव बम था। क्या ये कोई आतंकवादी था? स्लीपर सेल जिसे बोलते हैं। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी ये देखकर स्थिति की गंभीरता को समझ चुके थे और किसी भी तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे। एसपी और डीएसपी के बीच एक वार्ता हुई जिसमें एसपी उन 3 उपद्रवियों से डील करने में लग गया और डीएसपी उस इलाके को खाली करने और भीड़ को तितर बितर करने में व्यस्त हो गया। जब भीड़ को एक तरफ करते हुए डीएसपी का ध्यान गर्वित पर गया तो वो एकदम भौचक्का हो गया था। डीएसपी पूरे एरिया को सील करने में लगा हुआ था, लेकिन जब उसने एकाएक गर्वित को देखा तो सबसे पहले तो उसके होश उड़ गए और उसके बाद सलामी देते हुए उसने कुछ कदम ताल किए और गर्वित की तरफ देखकर सैल्यूट करते हुए कप्तान साहब, गर्वित का नाम लिया। कप्तान गर्वित? ये नाम सुनकर आशना अचानक चौंक गई और पहली बार उसकी भी भौहें गर्वित की तरह ही ऊंची उठ गई और उसके कजरारे नैन गर्वित को ताड़ने में व्यस्त हो रखे थे। अब ये कहना मुश्किल है कि ये नाम सुनकर गर्वित अचंभित हुआ या नहीं, या फिर उसने उस डीएसपी की हरकत को महसूस किया या नहीं, क्योंकि गर्वित की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। गर्वित बस एकटक नजरों से डीएसपी की खाकी वर्दी को घूर रहा था। कुछ वक्त तक गर्वित डीएसपी की वर्दी को एकटक नजरों से देखता रहा और कुछ क्षण बाद डीएसपी से मजाकिया अंदाज में कहा, अब मैं कप्तान नहीं रहा, अब मैं कंपनी का सीईओ हूं।
गर्वित का मजाकिया अंदाज अभी खत्म नहीं हुआ था। अपनी बात को जारी रखते हुए गर्वित ने दोबारा डीएसपी से कहा, अब कप्तान गर्वित इतना सुनने में अच्छा नहीं लगता जितना गर्वित सीईओ सुनने में लगता है। ये बोलते हुए गर्वित के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और वो एकदम शांत नजर आ रहा था। आशना को यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी भ्रम में है या नहीं, लेकिन उसे लग रहा था कि गर्वित अपने ऊपर बुरी तरह हंसना चाहता था, लेकिन वो दूसरों के सामने अपना मजाक भी नहीं उड़ाना चाहता था। आशना को गर्वित के चेहरे पर एक सख्त मायूसी दिखाई दे रही थी, और होगी भी क्यों नहीं। आर्मी और देश के लिए लड़ना गर्वित का सपना था और उसका पहला लक्ष्य भी था। शायद गर्वित भी मायूस था, इसीलिए उसके चेहरे की हल्की मुस्कान अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। गर्वित ने अपने जेब में हाथ डालकर सिगरेट का पैकेट बाहर निकाला और उसमें से एक सिगरेट अपने होठों में दबाकर उसे जलमग्न किया। गर्वित ने उन 3 बदमाशों की तरफ देखा जो अभी भी बंधकों के गले पर छुरा रखकर खड़े थे, और सिगरेट के पहले कश के साथ अपने मुंह से धुआं बाहर निकालते हुए गर्वित ने डीएसपी से सीधा सवाल पूछते हुए कहा, ये सब क्या चल रहा है? क्या आप उन 3 बदमाशों की बात कर रहे हैं? वो ड्रग्स डीलर्स हैं। हम कई सालों से उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन आज आखिरकार वो हमारे हत्थे चढ़ ही जाएंगे। हमें डर था कि ये बदमाश ऐसी ही कुछ हरकत करेंगे और मासूम लोगों को निशाना बनाएंगे। इनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें तो सबका देखना पड़ेगा ना। क्यों कप्तान गर्वित? आज सुबह हमें इनकी खबर मिली थी, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही ये बदमाश भाग निकले थे। हमने एंटी टेररिस्ट टीम को खबर कर दी है। एंटी टेररिस्ट टीम इनको पकड़ने का एक प्लान तैयार कर रही है, और तब तक हमें इन्हें अपनी बातों में उलझा कर रखना है, जिससे ये हमारे हाथ से नहीं निकल जाए। क्योंकि अगर आज हाथ से निकल गए ना, तो फिर पता नहीं इन्हें पकड़ने का मौका दोबारा कब मिलेगा। जैसे डीएसपी ने पूरे घटनाक्रम का हाल बताया, वैसे ही उधर उन बदमाशों की हरकतें बढ़ने लग गई थी। अब ये उनकी बौखलाहट थी या उनका गुरूर, ये तो वो 3 बदमाश ही जानते थे, लेकिन अब उनकी आवाज और तेज और तीव्र हो गई थी। एक बदमाश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम लोग हमारी शर्त मान रहे हो? अगर नहीं मानोगे तो मैं अभी इसी वक्त इस औरत को मौत के घाट उतार दूंगा। ये बोलते हुए उस बदमाश ने चाकू की नोक को उस औरत की गर्दन के और अंदर दबाया, जिससे खून की बूंदें टपक कर चाकू से रिसने लगी थी। उस औरत की चीख ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे, और ये हरकत देखकर सारे पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए थे। एसपी ने तुरंत अपना मुंह खोलते हुए कहा, हम मानते हैं, प्लीज आप उस महिला को जाने दीजिए। इन सब प्यार भरी बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ हैं? हमें क्या पता नहीं चलता है? तुम इन सब चीजों से हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो। हमें भी पता है कि अगर कमांडोज या स्नाइपर्स आ गए तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, तो हमें झूठी तसल्ली देना बंद करो। दूसरे बदमाश ने अपने चेहरे पर व्याकुलता लाते हुए कहा, हाँ, ये एकदम सही बोल रहा है। हमें सीधा सीधा जवाब दो। लटकाने की जरूरत नहीं है, वरना हम तो मरेंगे ही, लेकिन साथ में सबको लेकर जाएंगे। ये बोलते हुए तीसरे बदमाश ने अपने हाथ से रिमोट ऊपर की तरफ उठाया, और मानो ऐसा लगा जैसे वो कभी भी बटन दबा देगा और सब खत्म हो जाएगा। उन 3 बदमाशों के चेहरों पर एक अजीब डर की दस्तक साफ साफ देखी जा सकती थी, और वो उस डर की वजह से उतने ही खतरनाक भी हो गए थे। वो छोटा बच्चा जो उसकी गिरफ्त में था, उसकी आंखों से आंसू और उसके मुंह से रोने की आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और वो दोनों महिलाएं रोने के अलावा और कुछ कर भी क्या सकती थी। माहौल बद से बदतर होता जा रहा था, और मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। कप्तान गर्वित, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। मुझे लगता है इन बदमाशों को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं, और मेरी अभी वहां ज्यादा जरूरत है। ये बोलकर डीएसपी, जो गर्वित को देखकर उसके आसपास आया था, वो पीछे मुड़ा और घटना वाली जगह पर जाने लगा। गर्वित ने एक हल्की सी मुस्कान दी और वो डीएसपी अपने रास्ते निकल गया। न जाने गर्वित के मन में क्या चल रहा था। जब डीएसपी ने कुछ 5 या 6 कदम ही लिए थे, तभी गर्वित ने सिगरेट पीते हुए जोर से डीएसपी का नाम पुकारा, सदाशिव। डीएसपी ने जब अपना नाम सदाशिव गर्वित के मुंह से सुना तो उसके कदम अचानक रुक से गए, और उसने पीछे मुड़कर गर्वित को देखा। गर्वित ने सिगरेट की सफेद चादर का धुआं अपने मुंह से बाहर निकालते हुए डीएसपी से पूछा, क्या अभी तुम्हारे पास गन है? हाँ, है, डीएसपी ने जवाब दिया। सदाशिव को समझ नहीं आया कि गर्वित ने आखिर उसकी गन के बारे में क्यों पूछा है,
इसलिए सदाशिव ने अपने कदम दोबारा गर्वित की तरफ बढ़ाए और गर्वित के नजदीक पहुंचकर एकदम धीमी आवाज में कहा, कप्तान गर्वित, आपने मेरी गन के बारे में क्यों पूछा? क्या आप भूल गए कि अब आप आर्मी में नहीं हैं और गन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? गर्वित ने अपने गले से कुछ इस तरह का जवाब दिया और अपने चेहरे को बाईं ओर घुमाते हुए एक कॉफी शॉप के दूसरे माले की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम तो कर सकते हो ना सदाशिव? मैं? ये बोलकर सदाशिव एकदम हक्का बक्का हो चुका था। गर्वित ने दोबारा अपने गले से निकाला। इससे पहले कि सदाशिव आगे कुछ और बोलता कि तभी वो एकाएक बोलते हुए रुक गया, जिसे मानो उसे भी कुछ आभास हुआ हो। और फिर कुछ क्षण तक गर्वित और सदाशिव एक दूसरे को देखते रहे। कुछ पल ऐसे ही गर्वित को देखने के बाद सदाशिव से उस बात को पक्का करने के इरादे से गर्वित से पूछा, क्या आप वही कर रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं? गर्वित ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया, बस हाँ में अपना सर हिलाया और उसके बाद अपनी नजरों को दोबारा उसी कॉफी शॉप पर टिकाते हुए कहा, मैंने सब चेक कर लिया है, एकदम सही जगह है, निशाना एकदम सटीक लगेगा। तुम एक बार एसपी से इस बात की इजाजत ले लो, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। कुछ 1 मिनट की हिचकिचाहट के बाद सदाशिव ने अपनी नजरों को घटनास्थल की तरफ मोड़ा, जहां वो 3 बदमाश उन 2 औरतों और एक मासूम बच्चे पर बर्बरता की कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे और किसी भी समय कुछ भी कर सकते थे। ये सब देखकर सदाशिव का खून पूरी तरह खौल चुका था। शायद गर्वित का भी यही मकसद था। सदाशिव ने एक लंबी सांस भरी और अपने दांतों को पसीजते हुए और पीछे मुड़कर घटनास्थल की तरफ जाने लगा। गर्वित और आशना दोनों घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर थे, जहां अब पुलिस ने टेप लगाकर डू नॉट क्रॉस की बाउंड्री लगा दी थी। गर्वित ने कुछ देर उन बदमाशों की हरकतों को देखा और उसके बाद एकदम धीमी आवाज में आशना के कानों में कहा, चली जाओ यहां से, चलो चलते हैं यहां से। और फिर कॉफी शॉप की तरफ जाने लगा। आशना भी पीछे पीछे गर्वित के तेज बढ़ते कदमों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। पुलिस ने समय रहते उस पूरे इलाके को खाली करवा दिया था, लेकिन अभी भी भीड़ का हुजूम भरा हुआ था। कुछ बच्चे थे तो कुछ बूढ़े भी थे। सभी के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था, लेकिन पुलिस अपना काम बखूबी निभा रही थी। कॉफी शॉप में अब सिर्फ ओनर ही बचा था। कॉफी शॉप के अंदर जाते ही गर्वित ने 2000 के नोटों की गड्डी ओनर को पकड़ा दी और उसे हिदायत दी कि वो नीचे ही रहेगा और किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। उसके बाद आशना का हाथ पकड़कर गर्वित ने ऊपर की तरफ कूच किया। कॉफी शॉप के अंदर 2 कमरे थे, जिनकी खिड़कियां घटनास्थल की तरफ खुलती थी। गर्वित ने दोनों कमरों की खिड़कियों का आकलन किया और अपनी चतुर बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए उसने दाएं कमरे को पसंद किया। शायद वहां से निशाना और भी ज्यादा सटीक लग सकता था, चूंकि अब हालत और भी ज्यादा खराब होने लग गए थे और वो बदमाश किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते थे। इसलिए एसपी ने सदाशिव के निर्णय को तुरंत स्वीकार कर लिया था। गर्वित के बताए रास्ते पर सदाशिव निकल पड़ा था। सदाशिव हथियारों का पूरा जत्था लेकर कॉफी शॉप के दूसरे माले पर पहुंच चुका था। जब सदाशिव ने हथियारों का डब्बा गर्वित को सौंपा तो साथ ही साथ उसने बाहर की ध्वनि को रोकने वाले ईयर प्लग भी गर्वित को दे दिए थे। गर्वित ने वो सारा सामान अपने हाथों में ले लिया और अपनी नजर घुमाते हुए आशना, जो ठीक उन दोनों के बाजू में खड़ी थी, उसे कुछ इस तरह देखा जिससे उसे कुछ याद आ गया हो। कुछ 5 सेकंड्स बाद गर्वित ने वो सारा सामान नीचे रखा और अचानक आशना की तरफ बढ़ा। आखिर गर्वित के कदम आशना की तरफ क्यों बढ़ने लगे थे? अचानक गर्वित को ऐसा क्या याद आ गया था? क्या इसके पीछे भी कोई और कहानी है? क्या गर्वित का यह चतुर प्लान कामयाब हो पाएगा या पूरा का पूरा दांव उल्टा पड़ जाएगा? क्या गर्वित बंदूक चलाएगा? क्या पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट को उन बदमाशों से मुक्ति मिल पाएगी? क्या हमारा गर्वित हीरो बनेगा? किसकी होगी जीत, गर्वित या उन बदमाशों की? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान, सिर्फ